जी कैप 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 11। और हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे, चैप्टर 2 हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और हमने स्टार्ट किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। वन बाय वन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जितने भी क्लासेस हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कल हमने जो क्लास स्टडी की थी मेमोरेंडम की, वो कौन सी क्लास थी? नेम क्लास। आज हम स्टडी करने जा रहे कल नेम क्लास खुदा का खौफ करें। कल तो क्लासेस हमने जनरल स्टडी किए थे, नेम क्लास तो आज डिस्कस करनी है। आज प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव पॉइंट जी जी। अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास में मेंबर्स ने बताना होता है कि हम इतना इतना शेयर लेंगे। असल में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास में सिर्फ हमने शेयर कैपिटल कंपनी के बताने होते हैं। जो प्रोमोटर्स ने एग्री किया होता है ना कि हम कितने शेयर लेंगे, वो नीचे सब्सक्रिप्शन क्लास में है। उसमें उसने सिर्फ ये लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने हैं और हर एक ने कम से कम एक शेयर लेना। बाकी जहां पे नीचे उसी मेमोरेंडम में नीचे जब सब्सक्रिप्शन क्लास आती है उसमें सबके नाम आते हैं, उसमें फिर आगे सबके नाम के आगे लिखता है कि उसको कितने कितने शेयर्स हर एक ने एक्वायर करने हैं। डुप्लीकेट हो गई असल में ये जो सब्सक्रिप्शन क्लास है ना, एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लास जो नीचे एंड पे आती है, शेयर कैपिटल में नहीं, नीचे एंड पे, वहां पे हर मेंबर अपना, हर जो सिग्नेटरी होता है, सब्सक्राइबर अपना नाम लिखता है और फिर नाम के आगे लिखता है कि वो कितने शेयर सब्सक्राइब करने जा रहा है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास का मतलब ये है कि वो जगह जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, या यूं कह लें कि जहां पे कंपनी ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, यूं रफली कह लें, ठीक है। लेकिन असल में ये वो कंपनी का समझ लीजिए मेन ऑफिस होता है जो लीगली उस जगह से कम्युनिकेशन करनी है कंपनी ने अपने सारे मेंबर्स, डायरेक्टर्स वगैरह को, और दूसरे लोगों ने कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है जी। और जिस जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, फिर उस जगह पे जो रजिस्ट्रार रेलिवेंट होता है ना, वहां पे जाके उसके साथ हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जैसे अगर लाहौर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, पंजाब में फॉर एग्जांपल, तो फिर रजिस्ट्रेशन किस वाले रजिस्ट्रार के पास करवानी है? पंजाब वाले रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इसी ऑफिस में प्रिपेयर होती हैं। जो कंपनी का सारा रिकॉर्ड होता है वो भी इसी ऑफिस में मौजूद होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, ब्रांच ऑफिस में नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? जी। पेनल्टी, प्रिंटिंग एंड सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम। देखिए, मेमोरेंडम को उसने बनाने का असूल बताया कि सबसे पहले मेमोरेंडम कभी भी सॉफ्ट कॉपी में नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में नहीं होगा, बल्कि प्रिंटेड फॉर्म में होगा। और फिर उसमें आपने इसको सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड पैराग्राफ में अरेंज करना है, ठीक है। यानी प्री पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह होगा, या 1.1 1.2 1.3 फिर 2.1 2.2 2.3, इस तरह सीक्वेंशियली प्री नंबर्ड होगा। और सिग्नेचर इसके ऊपर किस किसके होंगे? जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और जो कि हाँ जी बिल्कुल, जो सिग्नेचर के साथ अपनी डिटेल्स भी ऐड करते हैं और साथ में एक विटनेस के सिग्नेचर भी होते हैं, गवाह के। और कोई क्वेश्चन? जी जी हाँ जी जी। इन्होंने कहा कि सर आपने ये कहा था कि कंपनी का जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो उसके नाम से मैच करना चाहिए, यानी नाम में वो शो होना चाहिए कि कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। लेकिन फर्ज कीजिए फैसल लिमिटेड है या इस तरह, ये तो है ना, हमने क्लास में एग्जांपल दी, बाद प्रैक्टिकली भी आपको इस तरह की नेम ऑफ कंपनी सुनने को मिलते हैं जिसमें उनका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नहीं आ रहा। असल में ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास वाला ऐड हुआ था कंपनीज एक्ट 2017 में, उससे पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो जो पुरानी कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है ना, उनमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनमें कंपनी की अपनी मर्जी थी, चाहे वो अपने लाइन ऑफ बिजनेस को नाम का हिस्सा बनाए चाहे ना बनाए। तो वो पुरानी कंपनीज हैं जो पहले रजिस्टर्ड हुई है इस रिक्वायरमेंट से पहले। 2017 के बाद जितनी भी नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई है, लाजमी है कि उनके नाम के हिस्से में लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अपीयर हो रहा होगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए फिर आइए आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट विल कंपनी राइट इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास ऑफ इट्स मेमोरेंडम इन फॉलोइंग सिचुएशन? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में क्या लिखा जाएगा? इफ द कंपनी proposes to have a registered office in Lahore, अच्छा शाबाश। B, if the company proposes to have a registered office in Islamabad, इस्लामाबाद प्रोविंस का नाम लिखा जाएगा, वरना पार्ट ऑफ पाकिस्तान which is not part of any province। ये क्लियर क्वेश्चन?
Question 2. A proposed company's principal line of business is manufacture and sale of textile products. One of the subscribers to memorandum has suggested name TSF Consultancy Limited. Comment on this suggestion. क्या ये सजेशन ठीक है? नहीं, नेम से पता चल लग रहा है जैसे कंसल्टेंसी का बिजनेस हो रहा हो, जबकि उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है नेम के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सजेशन गलत है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इसकी जगह पे? नाम क्या होना चाहिए? TSF टेक्सटाइल्स लिमिटेड। शाबाश, बिल्कुल। Question 3. What are the main clauses of a memorandum of association of a company limited by guarantee and not having a share capital? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जी मेरे भाई आप बताइए क्या मेन क्लासेस होंगी? कोई पहुंचे तो कुछ नहीं पता, इतना आसान। आप बताएं मेरे भाई। नेम क्लास आएगी, क्लासेस बता जाए। नेम क्लास और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, लायबिलिटी क्लास, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास। हाँ, ये नहीं आएगी। शाबाश। क्यों नहीं आएगी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास? शेयर कैपिटल है ही नहीं। शाबाश। चले, ये 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जी। हाँ जी, हाँ, जो सब्सक्रिप्शन क्लास है एंड पे उसने ये लिखा हुआ है कि उसमें हर सब्सक्राइबर, मेमोरेंडम की जो लास्ट क्लास है उसमें हर सब्सक्राइबर बताएगा कि वो कितने शेयर्स को अंडरटेक करता है, कि वो कितने शेयर्स बाय करेगा, लेगा। तो भी तो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। ठीक है, जिस वक्त मेमोरेंडम बन रहा है कंपनी रजिस्टर्ड, उसके शेयर्स ही नहीं है। ठीक है, लेकिन नोट कीजिए वो कह रहे हैं कि वो अंडरटेकिंग दे रहा है कि मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इस वक्त जो सब्सक्राइबर्स हैं वो शेयर खरीद नहीं रहे, अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हम इतने शेयर्स खरीदेंगे। और इसी चैप्टर के एंड में हम एक जगह पे पढ़ेंगे कि जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो फिर इन सब्सक्राइबर्स की, जो मेंबर बन गए, इनकी जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर अंदर जो इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी ना कि हम शेयर खरीदेंगे, वो पैसे जमा कराएं और शेयर ताकि इनको इशू किया जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में तो है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग, तो उसमें शेयर कैपिटल क्लास नहीं होगी। शेयर कैपिटल क्लास नहीं होगी तो फिर नीचे जो सब्सक्रिप्शन में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी तो नहीं होगी ना, वो भी नहीं। तो पीछे गलत नहीं लिखा हुआ, वो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसके आंसर में लिखा हुआ तो उसको, हाँ, उसको काट दीजिए, फिर उसको काट दीजिए, क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, उसकी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्लास भी नहीं होगी, और नीचे अगर कोई अंडरटेकिंग शेयर्स वाली है तो वो भी नहीं होगी। ठीक है, सही कह रहे हैं। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ है। अच्छा चले, लिखा हुआ है तो काट दे फिर भाई, बस कंसेप्ट समझ के जो समझाना चाह रहा हूँ। चले गुड। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चले हम। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? नेम क्लास। ठीक है, नेम क्लास में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पास कीजिएगा थोड़ी जी। तो नेम क्लास के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने लगे हैं। ब्रीफली तो हमने पढ़ लिया ना, मेमोरेंडम के अंदर नेम क्लास होगी जिसमें कंपनी का नाम लिखा जाएगा, साथ में लिमिटेड वगैरह के अल्फाज लिखे जाएंगे। अच्छा, नेम के बारे में सबसे पहली चीज नेम रिजर्व करवाया जाएगा, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ चैप्टर 1 में। पहले नाम रिजर्व करवाया जाता है, बिल्कुल, ताकि पता चल जाए जो नाम रखने जा रहे हैं वो अवेलेबल भी है कि नहीं अवेलेबल। और बताइए कि आपको कंसेप्ट याद है, कितने दिनों के? 60 डेज के लिए नेम रिजर्व। और किसको अप्लाई करना पड़ता है? रजिस्ट्रार को। शाबाश, रिजर्व हो गया। अच्छा, जिस तरह आप हॉटमेल का कोई अकाउंट या ईमेल अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें आप पहले जब ईमेल अपना जो भी रखना चाह रहे हैं एंटर करते हैं, तो वो चेक करता है कि क्या एग्जिस्टिंग नेम के साथ ऑलरेडी कोई ईमेल रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर ईमेल रजिस्टर्ड है तो आपको कहा जाता है नॉट अवेलेबल, ऐसा ही है। उसी तरह SECP ने भी एक प्रैक्टिस एस्टैब्लिश की है कि कुछ नेम ऐसे हैं जो कि कंपनी को अलॉट नहीं किए जा सकते। ठीक है, वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कंपनी के नाम का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते। तो SECP ने एक सर्विस इंट्रोड्यूस कराई है, उसकी वेबसाइट पे जाएं। तो जिस तरह आप हॉटमेल के लिए आप अपना प्रपोज्ड एड्रेस टाइप करते हैं, बताते हैं अवेलेबल है कि नहीं, उसी तरह आप प्रपोज नेम ऑफ कंपनी टाइप करें, वो आपको बता देगा कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं। अगर वहां पे अवेलेबल है तो आप उसकी रिजर्वेशन करवा सकते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि वो कौन कौन से नेम्स हैं जो कि कंपनीज के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि कंपनी अपने नाम का हिस्सा, वो अल्फाज जिनको अपने नाम का हिस्सा नहीं बना सकती। ईमेल वगैरह के लिए मेरा एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि एग्जिस्टिंग कोई नहीं होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई भी एड्रेस रख सकते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन कंपनी नेम के केस में सिमिलर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा भी कुछ पाबंदी है। क्या? सबसे पहला,
आइडेंटिकल नेम के साथ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। अगर ऑलरेडी किसी एक नेम के साथ कंपनी को रजिस्टर्ड है, उसी नाम के साथ दोबारा कोई और कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। ये बड़ी कॉमन सेंस की और आसानी से समझ आने वाली बात है। एक नाम की दो कंपनियां तो नहीं होनी चाहिए, एक नाम के दो नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, दो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकते। फिर इनएप्रोप्रिएट, डिसेप्टिव या अनडिजायरेबल, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो गैर मुनासिब हो, डिसेप्टिव जिससे धोखाधड़ी की इंडिकेशन मिल रही हो, या अनडिजायरेबल जो कि नाखुश करने वाला हो। हाँ, कुछ इस तरह का ये असल में इनएप्रोप्रिएट डिसेप्टिव नेम नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा नाम इनएप्रोप्रिएट है, कौन सा नाम डिसेप्टिव है, कौन सा अनडिजायरेबल है, ये डिसीजन किसने करना है भला? रजिस्ट्रार ने। फिर नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड करे, हार्म करे, हर्ट करे। लोगों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाला नाम किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए। ठीक। कंटेन्स प्रोहिबिटेड, ये इन दोनों कैटेगरी में यूं समझ लीजिए, वो ये कह रहा है कि भाई कंपनी के नाम में कोई गालम गलोच वाला लफ्ज नहीं आना चाहिए, मिलता जो ये दोनों का तकरीबन एक ही नहीं है। फिर इसके बाद कंटेन्स प्रोहिबिटेड वर्ड, ऐसे नाम, ऐसे अल्फाज नाम का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो एससीसीपी ने प्रोहिबिट कर दिए, या कंपनी के नाम में ऐसे अल्फाज नहीं होने चाहिए जो कि रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अच्छा, प्रोहिबिट में और रिस्ट्रिक्ट में फर्क पता है आपको? प्रोहिबिट का मतलब क्या है? जो कभी भी अलाउ नहीं किए जाएंगे, किसी को भी अलाउ नहीं किए जाएंगे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? जो कमीशन से अप्रूवल ले लेंगे फिर इसकी इजाजत है, वरना इसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, प्रोहिबिटेड वर्ड की भी लिस्ट लॉ ने दी हुई है, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स की लिस्ट भी लॉ ने दी हुई है। प्रोहिबिटेड वर्ड्स की लिस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, एससीसीपी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स कौन कौन से हैं ये हमारे सिलेबस में है और लिस्ट भी मौजूद है। अभी हम थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स कौन, यानी वो कौन कौन से अल्फाज हैं जो कि नाम का हिस्सा बनाने के लिए कमीशन से इजाजत लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है? पहला, सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए। दूसरा, डिसेप्टिव और डिजायरेबल नहीं होना चाहिए। रिलीजियस फीलिंग्स को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ये 5 पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड के ऊपर। अच्छा, इसका एक जनरल अप्रोच सुन लीजिए, जनरल रीजन कि क्यों ये कुछ अल्फाज ऐसे क्रिएट किए गए हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो ज्यादा फेमस होती हैं, और लोगों की कोशिश होती है कि इनके साथ अपनी कंपनी की एसोसिएशन शो करवाएं, क्योंकि जो बड़े बड़े मशहूर नाम हैं इनका नाम अगर हमारी कंपनी के नाम के साथ जुड़ जाए, जैसे यूएसए का प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे यूके का प्राइम मिनिस्टर फॉर एग्जांपल, या जैसे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करंट या पास्ट, तो लोग ये चाहते हैं कि अगर इनका नाम हमारी कंपनी के नाम के साथ जुड़ जाए तो लोगों को ये महसूस होगा, आम आवाम को, कि शायद ये भी हमारी कंपनी के कोई प्रमोटर, डायरेक्टर, मेंबर्स वगैरह है, सपोर्टर हैं, तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, जो कि इनफैक्ट गलत पिक्चर होगी। इसीलिए लॉ ने ये कहा कि ऐसे अल्फाज, ये आगे एग्जाम्पल्स बढ़ेंगे, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है, ऐसे अल्फाज जो किसी भी फेमस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनालिटी के साथ एफिलिएशन को शो कर रहे हों, ऐसा नाम आप कंपनी के नाम में नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन पैदा हुआ, उन्हें तो प्रोहिबिट कर देना चाहिए था, उन्हें रिस्ट्रिक्ट क्यों किया? रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया कि मे भी वो लोग खुद कंपनी बनाना चाहे, तो कम से कम उनको तो इजाजत मिल जानी चाहिए ना। जैसे आसिफ जरदारी साहब हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं ना, वो अगर खुद की कंपनी बनाना चाहे, जरदारी एड कंपनी लिमिटेड फॉर एग्जांपल, तो क्या उनको इजाजत मिल जानी चाहिए? उनको मिल जानी चाहिए। लेकिन आम बंदे को जोड़ के गए कि जी मैं इस नाम के साथ, तो एफिलिएशन जो हो रही है ना, कमीशन अलाउ नहीं करेगा। नाम समझ आ गई कि कौन कौन से नेम, कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हुए हमने कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब सुन लें कि रिस्ट्रिक्टेड में कौन कौन से अल्फाज आते हैं। वो कहता है नेम्स विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन, यानी इन रिस्ट्रिक्टेड अल्फाज के बारे में कह रहा है। वो कौन कौन से नाम है, नेम्स है जिनके लिए अप्रूवल की जरूरत है। कह रहा है अप्रूवल ऑफ कमीशन इज रिक्वायर्ड इफ प्रपोज्ड नेम ऑफ कंपनी कंटेन वर्ड्स सजेस्टिंग, अगर जिस कंपनी का नाम प्रपोज किया जा रहा है उसके नाम में ये अल्फाज हैं तो कमीशन की अप्रूवल की जरूरत है। अब नाम मैं बताऊंगा, ये प्रीवियस रीजनिंग आप बताएंगे। पैट्रनेज, पैट्रनेज का मतलब क्या होता है? सरपरस्ती। पैट्रनेज ऑफ हेड ऑफ द स्टेट वेदर पास्ट आर प्रेजेंट, वेदर पाकिस्तानी आर फॉरेन। क्या कह रहा है इसमें कि किसी भी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट, वजीर आजम, सदर वगैरह,
चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे पाकिस्तान का हो, किसी दूसरे में, उसके नाम का उसका नाम कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक कमीशन इजाजत ना दे। पहली चीज समझ आती है? जी 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 नहीं, ये असल में उनकी जजमेंट है। यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट में वो प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जो भी उसको गवर्न कर रहे हैं। कनेक्शन विद फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ सच गवर्नमेंट। देखिए, अब वो कह रहे हैं ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट या उसके किसी इदारे के साथ ऐसी एसोसिएशन शो करवाते हैं तो वो भी नाम, जैसे हम अगर अपनी कंपनी का नाम रखना चाहे ISI लिमिटेड, फौजी कॉर्पोरेशन, एसी मैन्युफैक्चरर, फौजी से, हाँ, वीगो प्राइवेट लिमिटेड तो इस तरह के देखिए कोई भी ऐसा नाम, जैसे अथॉरिटी, इस बात का वर्ड आता है कि अथॉरिटी, वर्ड अथॉरिटी आप किसी कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं बना सकते, इसलिए कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी को शो कर रहा है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटी को शो कर रहा होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने ये इदारा बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्मली जो इदारे बनाती है ना उसके नाम में वर्ड अथॉरिटी आता है, ठीक है। जैसे वापडा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी का वर्ड हमें क्या बता रहा है? गवर्नमेंट। इसी तरह सम नेशनल का वर्ड जो होता है ये भी ये इंडिकेशन दे रहा होता है कि इसके पैटर्नेज में गवर्नमेंट है, तो ये नेशनल या अथॉरिटी के अल्फाज कंपनी के नाम का हिस्सा नहीं होने चाहिए। फिर एनी कनेक्शन विद एनी कॉर्पोरेशन सेट अप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, फेडरल या प्रोविंशियल लॉ जो कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही लॉ इंट्रोड्यूस करवाए होंगे, उनके अंडर अगर कोई अथॉरिटी बनती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसके कॉर्पोरेशन बनती है, उसके साथ भी एफिलिएशन शो नहीं की जा सकती। पैटर्नेज और कनेक्शन विद फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कोई ऐसी कंपनी जिसके नाम के साथ वर्ल्ड बैंक लिख दें, ठीक है, यूनिसेफ लिख दें, ठीक है, इस तरह के नाम जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इजाजत नहीं मिलेगी। इस्टेब्लिशिंग ए मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी आर टू फ्लोट ए मुदारबा, ये रटे वाला पॉइंट है, मुदारबा वाला, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मुदारबा क्या है, ये क्या काम करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने इसको समझने की कोशिश भी नहीं करनी। फिर एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग ए लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, हर कोई ऐसा बिजनेस जिसके लिए लाइसेंस, तो जाहिर है लाइसेंस की जरूरत है, तो जब लाइसेंस ले रहे होंगे तो नाम की अप्रूवल भी तो साथ ही लेंगे, तो ये कुछ नेम है। अच्छा, इन शॉर्ट वैसे तो आप ये सारे नाम याद कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन कंसेप्ट बताइए कि मेन कंसेप्ट क्या है वर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करने के पीछे, कि कमीशन ने कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो रिस्ट्रिक्ट किया, क्यों किया कमीशन ने, तो आप क्या बताएं? ताकि किसी भी हेड ऑफ द स्टेट के साथ एफिलिएशन ना शो हो सके, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के साथ एफिलिएशन शो ना हो, या गवर्नमेंट या इसके किसी इदारे के साथ एफिलिएशन शो ना हो। मेन कंसेप्ट ये है। तो आप क्या समझते हैं, एग्री करते हैं कि कमीशन को ये प्रोविजन ऐड करनी चाहिए थी, हर नाम हर वर्ड ऐड करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्लियर हो गया ये? तो हमें पता चल गया नाम रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, बताइए कौन कौन से मैटर कंसीडर करेंगे व्हाइल सेलेक्टिंग नेम ऑफ ए कंपनी, सारा लिखना है आपने। फिर बाज़ का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए वो कौन कौन से अल्फाज है जो रिस्ट्रिक्टेड है और उनके लिए कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम्पल्स लिखने हैं, रिस्ट्रिक्शन की एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन तो गौर से पढ़ लेना है कि पूरे का पूरा हमसे पूछ रहा है या कि सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा पूछ रहा है जिसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है कमीशन की। ये और शाम को मुझे याद है हमने चैप्टर 1 में रजिस्ट्रार, कमीशन और कोर्ट की पावर्स पढ़ी थी। क्या इसमें से कोई ऐसी पावर है जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी? क्या? कमीशन, सर्टन नेम हमने पढ़ा था। नॉर्मली नेम जो है कंपनी वो रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, लेकिन सर्टन नेम्स को प्रूव करवाने के लिए कमीशन के पास जाते हैं। इसकी तरफ इशारा था वहां पे चैप्टर का। ये वो कंसेप्ट लिंक हो गया हमारा। आगे चलते हैं। रेक्टिफिकेशन और चेंज इन नेम। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, रजिस्ट्रार इंसान है कि फरिश्ता है? उससे गलती हो सकती है। हो सकता है किसी दिन 15 कंपनीज रजिस्ट्रेशन के लिए आई हो और जल्दी जल्दी में वो ठप्पा लगा के साइन कर रहा हो, और मे भी कोई कंपनी किसी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए था। हो सकता है कि नहीं? तो बताइए, अगर एक दफा गलत नाम के साथ कंपनी रजिस्टर हो गई, अब सारी उम्र ऐसे ही चले कि उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। रेक्टिफाई किया। तो एक कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन, एक कंसेप्ट है चेंज। लॉ में लफ्ज चेंज आपका कॉमन लाइफ का वर्ड है। लॉ में नॉर्मली चेंज के लिए वर्ड बोला जाता है ऑल्ट्रेशन।
लॉ कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जो हर सब्जेक्ट के अपने पसंदीदा होते हैं। परचेज में और बाय में, परचेज करने बाय करने में क्या फर्क है भला? कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट हमेशा परचेज का वर्ड यूज करेंगे, बाय का वर्ड बहुत कम यूज करेंगे, उनका अपना फेवरेट वर्ड। उसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे, जैसे लॉ में भी इसी तरह, लॉ चेंज में और अल्ट्रेशन में कुछ फर्क नहीं है, लेकिन अक्सर लॉ में जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो वो वर्ड चेंज नहीं यूज करेगा, अल्ट्रेशन का वर्ड यूज करेगा। तो बहरहाल चेंज करे या अल्ट्रेशन का वर्ड यूज करे, दोनों का मतलब एक ही है। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम में और चेंज ऑफ नेम में क्या फर्क है बताइए, गैस कीजिए, लड़ाई दिमाग। रेक्टिफिकेशन का मतलब कि पहले गलत नाम रजिस्टर हुआ, अब ठीक करवा रहे हैं। चेंज का मतलब पहले भी ठीक था लेकिन पसंद नहीं आया, अब को चेंज करके दूसरा रखने जा रहे हैं, रीब्रांडिंग करना चाहते हैं अपने नाम की। तो एक रेक्टिफिकेशन है और दूसरा चेंज। रेक्टिफिकेशन बाय रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को पता चले ओहो मैंने तो एक नाम गलत रजिस्टर कर दिया, क्या चेंज करवा सकता है, रेक्टिफाई करवा सकता है? बिल्कुल। वो क्या करेगा, लेकिन पहले सबसे खुद से नहीं इशू करेगा, पहले कंपनी को हेयरिंग का मौका देगा कि आइए अपना मौकफ बयान कीजिए, क्योंकि अब कंपनी का नाम इशू हो गया, कंपनी ने थोड़ा बहुत बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो अगर अचानक से उसका नाम चेंज कर देंगे तो मुनासिब नहीं, उसको पता तो होना चाहिए, उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। तो रजिस्ट्रार पहले कंपनी को बुलाएगा, उसके ऑफिसर्स को हेयरिंग करेगा, उनका केस सुनेगा, उनसे कहेगा कि जी हमारे मुताबिक नाम आपका गलत रजिस्टर हो गया, अब आप अपना नाम ठीक करवाएं। हेयरिंग, हेयरिंग के बाद अगर रजिस्ट्रार समझता है कि सच में कंपनी को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं है, या इवन एतराज हो भी लेकिन कंपनी का एतराज जो है वो बेसलेस है और नेम को रेक्टिफाई होना चाहिए, रजिस्ट्रार ऑर्डर इशू करेगा। किस चीज के ऑर्डर इशू करेगा? नेम को रेक्टिफाई किया जाए। कंपनी ने ऑर्डर इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपने नाम को चेंज करना है। कंपनी के लिए लाजमी है ऑर्डर इशू होने के 30 दिन के अंदर अंदर नाम को चेंज करे। लेकिन अगर कंपनी नाम चेंज नहीं करती तो रजिस्ट्रार खुद से नाम चेंज कर देगा। अब बताइए कंपनी के लिए क्या बेहतर है? उससे चेंज, वरना रजिस्ट्रार कोई भी होगा नाम रख देगा कंपनी का। तो कंपनी को चाहिए नाम तो चेंज अब होना ही होना है, तो खुद से कोई अच्छा सा नाम रख ले। और जब नाम चेंज होगा तो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू होगा। इंडिविजुअल को नाम चेंज करने की इजाजत है क्या? नेचुरल पर्सन आईडी कार्ड में नाम, मैंने एक बार सुना था शायद वो अब नहीं करते नाम चेंज, नाम चेंज कर सकते। अच्छा मुझे सिर्फ एक ही चीज बताइए, जब नाम चेंज होगा नया शनाख्ती कार्ड इशू होगा कि नहीं? तो जब नाम चेंज हो रहा है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी नया इशू होगा। नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो भी होगा बाद में, लेकिन अभी चूंकि हम वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस वाली स्टेज पे पहुंचे नहीं है तो हमने उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, वो जाहिर है वो भी डिस्कस होगा और आगे भी और रिक्वायरमेंट्स हम स्टडी करते हैं, अभी आगे और भी रिक्वायरमेंट्स है। पहले बताए रेक्टिफिकेशन क्लियर हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रार को कोई इतराज नहीं है, कंपनी खुद से अपना नाम चेंज करना चाहती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर लेती है ना, यानी उसको सब्सिडी बना लेती है, तो फिर होल्डिंग कंपनी ये चाहती है कि जैसे मामलात होल्डिंग कंपनी में चल रहे हैं वैसे ही सब्सिडी कंपनी में चलना शुरू हो जाए, उनका ईयर एंड भी सेम हो जाए, उनकी पॉलिसीज वगैरह भी सेम हो जाए और उनका नाम भी सेम हो। तो मे भी फ्यूचर में नाम में कोई मसला नहीं था, लेकिन एक किसी दूसरी कंपनी ने शेयर एक्वायर किए और वो ये चाह रहे हैं कि नाम चेंज करें ताकि दोनों कंपनी होल्डिंग सब्सिडी का नाम मिलता जुलता हो जाए। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल। इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? सबसे पहले नाम, जो नया नाम रखना चाहते हैं वो चेक कर ले पहले अवेलेबल है भी कि नहीं, नेम को रिजर्व करवाएं। फिर उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रेजोल्यूशन याद है? 3/4 मेजोरिटी के साथ जो रेजोल्यूशन पास की जाती है। और मेमोरेंडम, ये तो सिर्फ नेम की एग्जांपल है ना, आगे चल के हम स्टडी करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करनी है उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन, हम पढ़ेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लास चेंज करनी है उसके लिए भी हम स्टडी करेंगे, लायबिलिटी चेंज करनी है उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन। मेमोरेंडम में कोई भी चेंज हो और आर्टिकल्स में भी कोई भी चेंज हो, स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी काफी है। अच्छा, मेमोरेंडम की ना एक कॉपी होती है कंपनी के पास और एक कॉपी होती है रजिस्ट्रार के पास मेमोरेंडम की, और आर्टिकल्स की भी रजिस्ट्रार को देते हैं ना, कंपनी के अपने पास भी होती है। यहां पे कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली, इसका मतलब है अपने पास जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स था वो तो उसने शायद चेंज कर लिया होगा। क्या रजिस्ट्रार के पास में चेंज करवाना चाहिए? बिल्कुल करवाना चाहिए। तो रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा चेंज हुआ है? अप्लाई टू एप्लीकेशन भेजेंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। और एप्लीकेशन में मुझे बताइए
सिर्फ एप्लीकेशन भेजेंगे कि एप्लीकेशन के साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करनी होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भेजेंगे, नया वाला जो मेमोरेंडम है उसकी कॉपी भेजेंगे, बिल्कुल देख ले। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि जब कभी नाम चेंज होता है न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। हाँ, एक चीज वो आपको बता रहा है, बताने की जरूरत नहीं थी, कि अगर किसी कंपनी का नाम चेंज हो रहा हो ना, किस वजह, उसके स्टेटस के चेंज होने की वजह से, उस पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। यानी अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही हो, उसके नाम में वर्ड प्राइवेट ऐड होगा, उसके ऊपर ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर में कन्वर्ट हो रही है, गारंटी का लफ्ज उसके नाम से निकल जाएगा, नाम किसी हद तक चेंज हो रहा है, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों भला? उसके ऊपर कंसेप्ट लगता है कन्वर्जन ऑफ कंपनी वाला, चेंज ऑफ नेम वाला नहीं लगता। समझ रहे हैं बात? और वो कंसेप्ट वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि कंपनी कन्वर्जन किस तरीके से होती है और कैसे होती है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि जब कंपनी पब्लिक, कंपनी से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक में, लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर में कन्वर्ट होती है, उस सूरत में भी नाम में थोड़ी बहुत चेंज आती है। वो थोड़ा बहुत चेंज क्या होता है? हाँ, कह रहा है उसको हम इस कंसेप्ट के अंदर नहीं लेंगे, इस पर्पस के लिए उसे चेंज ऑफ नेम नहीं समझा जाएगा। क्यों? उसे फिर क्या समझा जाएगा? कन्वर्जन ऑफ कंपनी। उसके लिए अलग प्रोसेस है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? दोनों केसेस में मेमोरेंडम चेंज होगा, बिल्कुल होगा। इस केस में भी मेमोरेंडम चेंज होगा, इस केस में भी मेमोरेंडम चेंज होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नाम चेंज हुआ तो उस कंपनी के जो राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उमर ने अपना नाम बदल के शकील रख लिया, अब उसने उमर ने जो जो उधार लिए हुए थे वो तो नहीं देने, क्योंकि वो तो शकील बन गया। वो उधार तो उमर ने लिए थे, वो नहीं देने। ऐसे होगा क्या? ऐसे नहीं होगा। यही समझा रहा है, कह रहा है चेंज ऑफ नेम शैल नॉट इफेक्ट राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी आर लीगल प्रोसीडिंग्स ऑफ कंपनी। कंपनी के जो लीगल मामला है, उसके राइट्स, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स किए हैं उसने लोगों के साथ, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? रेक्टिफिकेशन। अभी तक हमने क्या सीखा? एक, नाम रखने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, और दूसरा, नाम रख लिया उसके बाद चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें रेक्टिफिकेशन लाना पड़ा, चेंज ऑफ नेम लाना पड़ा। अब आगे चलते हैं। जब कभी नाम चेंज होगा तो लोगों को शुरू में प्रॉब्लम होगी ना? क्या प्रॉब्लम होगी? वो पुराने नाम के साथ कंपनी ढूंढ रहे होंगे, हालांकि सामने कंपनी का बोर्ड लगा होगा नए नाम के साथ, और उन्हें पता नहीं चलेगा। इसीलिए लॉ ने क्या कहा कि मेंशन करना है ओल्ड नेम। किसके साथ? जब कभी कंपनी नाम चेंज करेगी या नाम रेक्टिफाई होगा, ओल्ड नेम न्यू नेम के साथ पुराना नाम भी लिखा जाएगा। ठीक है? कितने दिन के लिए? नहीं, ताकि लोग फेमिलियर हो जाए। ठीक है? वो लिखा जाता है ABC लिमिटेड, नीचे छोटा सा लिखा जाता है फॉर्मरली नोन एज XYZ लिमिटेड। ठीक है? और ये कहां कहां पे मेंशन किया जाएगा नए नाम के साथ पुराना नाम? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आउटसाइड एवरी ऑफिस, ताकि ऑफिस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत से लोग नोटिस वगैरह कम्युनिकेशन पुराने नाम के साथ कर रहे होंगे, तो कुरियर वाला तो ढूंढता रहेगा कि इस नाम की कंपनी तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, लेकिन सामने बोर्ड में देखेगा ऊपर नया नाम लिखा है, नीचे पुराना नाम लिखा हुआ है, वो पहचान जाएगा यही कंपनी। बताइए, ये प्रोविजन वैलिड, अच्छी प्रोविजन है? अच्छा। अब पब्लिकेशन ऑफ नेम। पब्लिकेशन ऑफ नेम क्या मतलब? नाम की मशहूरी करनी चाहिए कंपनी को, नाम लिखा होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। कहाँ पे लिखा होना चाहिए कंपनी का? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हो तो आप उस कंपनी का नाम कहाँ कहाँ लिखवाएंगे? ये जितने भी बिजनेस, हेड ऑफिस के बाहर भी, रजिस्टर्ड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के बाहर भी, कि सिर्फ हेड ऑफिस के बाहर? जहां जहां बिजनेस हो रहा है ताकि पता चले ये कंपनी का ऑफिस है। चलिए, और किस जगह पे? ऑफिस में हो गया, फेसबुक पे, वेबसाइट पे। अच्छा, और कंपनी के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर भी कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का नाम ही तो बताता है कि ये कंपनी की तरफ से डॉक्यूमेंट जा रही है। यही हमें बता रहा है। कह रहा है क्या लिखना है? नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर, उर्दू और इंग्लिश में। कहां कहां? रजिस्टर्ड ऑफिस के सामने और एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के सामने। यानी नाम और इनकॉर्पोरेशन का
नंबर, जिससे पता चल जाए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। आप अगर देखें ना, बाजू कहते किराना स्टोर पे घर के बाहर जाएं, उन्होंने भी एक छोटा सा सर्टिफिकेट लगाया होता है कि उन्होंने कोई इजाजत दिया या रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो कंपनी के लिए भी जरूरी है अपने हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी और रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा और भी जितने प्लेस हो, यानी ये ब्रांच ऑफिस की तरफ इशारा है, जितने भी ब्रांच ऑफिस होंगे उनके बाहर कंपनी का नाम इनकॉर्पोरेशन उर्दू में और इंग्लिश में लिख दें। एग्री करते होना चाहिए। आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कहाँ? एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां जहां पे बिजनेस कर रहे हैं। ये तो छोटे छोटे दुकानदारों में भी लगाया होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलग है। ये पूरे का पूरा सर्टिफिकेट जो रजिस्ट्रार की तरफ से इशू हुआ है। क्या क्या हमने पढ़ा है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये किसी जगह पढ़ा है ना? याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है? इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन में, शाबाश। तो वो पूरे का पूरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर लगा देना। उर्दू में नाम और इंग्लिश में नाम कहाँ? सील, कंपनी की जो स्टैंप है, कंपनी की जो स्टैंप है। और अगर नेम चेंज किया तो ये तो आपको पता है कि फिर नए के साथ पुराना नाम भी मेंशन करते हैं। ये स्टैंप है, सील से मुराद कॉमन सील स्टैंप। हाँ, स्टैंप भी चेंज नहीं, एक ही स्टैंप, पुरानी स्टैंप खत्म हो जाएगी, नई स्टैंप। पहले फर्ज कीजिए XYZ लिमिटेड था, अब ABC लिमिटेड है। XYZ लिमिटेड की स्टैंप खत्म हो, ऐसे नहीं होगा कि दो स्टैंप बनवा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो नई एक स्टैंप बनाएगा जिसके ऊपर कंपनी का नया नाम होगा ABC और नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा फॉर्मरली XYZ लिमिटेड, और वो एक ही स्टैंप यूज होगी। 90 दिन बाद वो भी चेंज हो जाएगी, फिर 90 दिन तक। फिर नेम, एड्रेस, टेलीफोन, वेबसाइट, ये हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर या कंपनी जो भी नोटिस इशू करेगी उसके ऊपर ये डिटेल मौजूद होगी। क्लियर हुआ? अब मुझे ये बताइए, एग्जाम में अगर वो आपसे पूछे एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर कंपनी ने अपना नाम कैसे पब्लिश करना है, क्या क्या चीजें अवेलेबल करनी है, क्या बताएंगे? कंपनी अपना नाम लिखेगी, इनकॉर्पोरेशन नंबर, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर? अगर कंपनी ये काम नहीं करती, फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू किया, कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू किया, जैसे कंपनी है उन्होंने इनसे पैसे लिए, इनसे पैसे रिसीव किए और साइन, किसी डायरेक्टर ने साइन कर दिया। बताइए जो रसीद है उसके ऊपर कंपनी का नाम प्रिंटेड होना चाहिए कि नहीं? सील होनी चाहिए कि नहीं? कंपनी की होनी चाहिए। अगर फर्ज कीजिए वहां पे जो डायरेक्टर ऑफिसर बैठा था उसने कंपनी के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट तो इशू कर दिया, उसके ऊपर कंपनी का नाम नहीं, सिर्फ उसके अपने साइन है, तो लॉ ये कहता है हम इसे कंपनी की ट्रांजैक्शन समझेंगे ही नहीं, हम इसे कंपनी की ट्रांजैक्शन समझेंगे नहीं, हम समझेंगे इसको ये उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है और जिस बंदे ने भी इशू किया वो पर्सनली लायबल है, पर्सनल लायबिलिटी भी होगी। और चूंकि उसने लॉ की वायलेशन की है, लॉ की वायलेशन कैसे की है? लॉ ने कहा था हर डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम होना चाहिए, तो उसे पेनल्टी भी पे करना पड़ेगी लेवल 1 की, और उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो उस ऑफिसर की या डायरेक्टर की है जिसने कंपनी की स्टैंप उसके ऊपर नहीं लगाई, जिसने वो डॉक्यूमेंट इशू किया विदाउट कंपनी ने। जी कुछ समझ आया? तो जरा बताइए क्विकली आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने आज के लेक्चर में कंपनी के नेम के हवाले से रूल सीखे, यानी नेम के हवाले से कैसे रिजर्व, कितने दिन पहले, कितने दिन के लिए नाम रिजर्व करवा सकते हैं? 60 डेज। प्रोहिबिट, क्या कंपनी की मर्जी है जो मर्जी नाम रखे? नहीं, कुछ रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, जिन कुछ चीजों का हमने ध्यान रखना है कंपनी का नाम रखने से पहले। क्या ध्यान रखना है? नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का है, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इनएप्रोप्रिएट डिसेप्टिव हो, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिलीजियस फीलिंग्स ऑफेंड करता हो, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो एससीसीपी ने प्रोहिबिट कर दिया है, नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स कौन कौन से हैं? जिनके लिए एससीसीपी की मिशन के प्रयोग की जरूरत पड़ती है। नेम शोइंग एफिलिएशन विद हेड ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान और फॉरेन, करंट और पास्ट, और फिर उसके बाद किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएशन शो ना करते हो, फिर गवर्नमेंट या उसके किसी इदारे के साथ एफिलिएशन शो ना करते हो, फिर लॉ, फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के अंडर कोई कॉर्पोरेशन बनाई गई है, कंपनी बनाई गई है, उसके साथ एफिलिएशन शो ना करते हो, और फिर रटे वाला पॉइंट मुदारबा या एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस। इन 5-6 केसेस में कमीशन की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, नाम एक दफा रख लिया, अगर गलत नाम रख दिया फिर क्या होगा? रजिस्ट्रार चेंज कर सकता है, लेकिन प्रोसेस क्या होगा? रजिस्ट्रार पहले हियरिंग के लिए बुलाएगा कंपनी को, उनका मौकफ सुनेगा, फिर उसके बाद अगर मुतमिन हुआ ऑर्डर इशू करेगा, ऑर्डर इशू करने के कितने दिन के अंदर नाम? 30 दिन के अंदर नाम चेंज करना है। और अगर नाम चेंज नहीं करते, रजिस्ट्रार खुद से नाम चेंज करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। और समझ लीजिए नाम ठीक है,
लेकिन कंपनी फिर भी नाम चेंज करके कोई अच्छा सा नाम रखना चाहती है, तो क्या करें? पहले रिजर्व करवाए, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, फिर रजिस्ट्रार को अप्लाई करें, एप्लीकेशन के साथ स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी और ऑर्डर मेमोरेंडम की कॉपी सबमिट करवानी है, जिसके बाद रजिस्ट्रार रजिस्टर कर लेगा और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा। जब कभी कंपनी का नाम चेंज हुआ तो क्या रिक्वायरमेंट है? न्यू नेम के साथ ओल्ड नेम भी मेंशन करना है 90 डेज तक। कहां मेंशन करना है? एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर। और ये चेंज ऑफ नेम कंपनी के राइट्स एंड लायबिलिटीज और लीगल प्रोसीडिंग को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर इसके बाद पब्लिकेशन, क्या क्या पब्लिश करना है और किस किस जगह करना है? नेम उर्दू और इंग्लिश में और इनकॉर्पोरेशन नंबर, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम इन उर्दू एंड इंग्लिश सील के ऊपर, और नेम, एड्रेस, टेलीफोन और वेबसाइट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या नोटिस। क्लियर? इसका मतलब है अगर आप घर बैठे हैं, आपको कंपनी की तरफ से डिविडेंड का नोटिस मिला, अब इधर नहीं देखना आपने, डिविडेंड का नोटिस मिला, उसमें आपका नाम होगा, डिविडेंड का रेट वगैरह होगा, कंपनी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा? इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा नहीं। और क्या क्या होगा? कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, वेबसाइट। अगर आप देखें ना तो नॉर्मली नोटिस के नीचे एंड पे जाके आई आपका कोई भी नोटिस देख लीजिएगा, उसके नीचे एंड पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो कंपनी के किसी भी नोटिस या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी के लिए तो लाजमी है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है, चाहे तो इंक्लूड करना चाहे करें, करना ना। क्लियर? अब आपकी होम असाइनमेंट क्या भला? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के सारे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 4 से लेके 4 तक, 4A और 4B 3 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।